नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर का जो सेमेस्टर सेकंड है और उसका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का माइनर पेपर है, पर्सोनेल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, यानी कि कार्मिक प्रशासन और गवर्नेंस। इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2026 एग्जाम में आपके लिए रहने वाले हैं, बेहद खास। और साथ ही में हम बात करेंगे 2025 में पूछे गए क्वेश्चंस पेपर के बारे में। मैं 2025 का एक बार पेपर ऐड कर लेता हूँ, मैं जनरली भूल ही जाता हूँ पेपर को ऐड करना। ये रहा, पेपर मिल गया कि कौन से वो क्वेश्चन है जो 2025 में आपसे पूछे गए थे और कौन से वो क्वेश्चन है जो 2026 में आपके लिए अ, एक मतलब महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं कि ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। तो चलिए देखो, 18 सितंबर 2025 को एग्जाम हुआ था। बीए के लिए लगा था, नॉन बीए के लिए अलग था। तो इस पेपर का हम देखते हैं विश्लेषण। देखो, पहली बात तो पिछली बार सितंबर तक एग्जाम हो रही थी, अभी जुलाई में हो रहा है, तो ये एक बेनिफिट है। 2 घंटे का आपका ये पेपर होगा, 40% पास मार्किंग है। और क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा गया था कि पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र क्या है, कार्मिक प्रशासन क्यों जरूरी है, सिविल सेवा का जो शब्द है उससे आप क्या समझते हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, गुड गवर्नेंस की विशेषताएं बताओ, और ई गवर्नेंस क्या होता है, एथिक्स और सिविल सर्विसेज यानी सिविल सर्विसेज में नैतिकता का क्या मतलब है, प्रभावी शिकायत प्रणाली यानी ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम की विशेषता क्या होती है, सिविल सेवा के सिद्धांत क्या है। इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और बी सेक्शन के क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। तो उस टाइम भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेगमेंट अपलोड किया था, तो जिस बच्चे ने वो देखा था उन बच्चों का ये पेपर बहुत अच्छा हुआ था। और इसी कड़ी में हमने ये सोचा कि क्यों ना 2025 का पूरा सॉल्यूशन किया जाए और साथ ही में 26 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखे जाए। तो चलिए हम करते हैं शुरुआत सबसे पहले पेपर सॉल्यूशन की। किस तरीके के क्वेश्चन थे और इनका क्या आंसर हो सकता है। पहला क्वेश्चन था, मेंशन एनी टू स्कोप्स ऑफ पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कार्मिक प्रशासन के किन्हीं दो क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। यानी कहने का मतलब जो पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन है इसके दायरे में क्या क्या आता है। इसका मतलब ये होता है, जब भी आपसे किसी सब्जेक्ट का स्कोप पूछा जाए तो इसका मतलब यही होता है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें अध्ययन की जाती है या किन किन चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया जाता है। पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन कवर्स वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू मैनेजिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यानी कि पर्सोनेल का हमेशा मतलब होता है दोस्तों कार्मिक से। कार्मिक का मतलब होता है कर्मचारी को भर्ती लेना, उनको ट्रेनिंग देना, उनका प्रमोशन करना, उनको इंसेंटिव देना, उनका रिटायरमेंट वगैरह होना। ये सारी चीज़ें कार्मिक प्रशासन देखता है, यानी कि पर्सोनेल एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। तो सरकार में भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है, तो कार्मिक प्रशासन में सरकारी कर्मचारियों के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न कार्य शामिल होते हैं। Two important scopes are recruitment and selection of employees and training and development to improve their efficiency and performance। यदि इसके स्कोप की बात करें, क्षेत्र की बात करें, तो कर्मचारियों की भर्ती करना, उनका चयन करना, उनकी कार्य कुशलता और प्रदर्शन में सुधार के लिए उन्हें प्रशिक्षण देना और उनका विकास करना, ये सारी चीज़ें इसके क्षेत्र में आती है। अगला क्वेश्चन था, वाई इज पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट इन पब्लिक सर्विसेज, यानी कि जो लोक सेवा है उसमें कार्मिक प्रशासन क्यों महत्वपूर्ण है। Personnel administration ensures proper recruitment, training, motivation, discipline, and efficient utilization of employees। यानी कार्मिक प्रशासन कर्मचारियों की उचित भर्ती करता है, प्रशिक्षण देता है, प्रेरणा देता है, अभिप्रेरणा मतलब काम के प्रति अभिप्रेरणा, अनुशासन और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करता है। इट इम्प्रूव्स एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी पब्लिक सर्विसेज। ये प्रशासनिक दक्षता तो बढ़ती है इन चीज़ों से, लेकिन साथ ही में जनता को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जाती है। कहने का मतलब ये जो कर्मचारी है, वह कर्मचारी अपडेट रहे, उनका विकास हो, उनकी ट्रेनिंग हो, वह अपने काम के प्रति समर्पित हो, अनुशासित तरीके से काम करे, सही समय पे भर्ती हो, सही समय पे सारे काम हो। तो इन सब के लिए, क्योंकि जनता को जो पब्लिक सर्विस डिलीवर होनी है वह बेहतर डिलीवर हो, दैट्स वाई पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिविल सर्विस, यानी कि सिविल सेवा शब्द से आप क्या समझते हो। सिविल सर्विस रेफर्स टू द परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। सिविल जो सेवा है वो सरकार की स्थायी प्रशासनिक व्यवस्था है। देखो, दो तरीके की व्यवस्था होती है। एक वो जो इलेक्टेड होती है, यानी कि जिसे हम गवर्नमेंट बोलते हैं, सरकार बोलते हैं, सरकार मतलब जो नेता बनते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। वो होता है प्रशासन। एक वो होता है शासन, सॉरी, वो होता है शासन। और एक होता है प्रशासन। प्रशासन होता है परमानेंट, जिसमें आप कोई एग्जाम देकर रिक्रूटमेंट के द्वारा आप सरकारी कर्मचारी बनते हो, जो कि परमानेंट होते हो जब तक आप रिटायर नहीं होते हो। तो सिविल सर्वेंट्स implement government policies and provide
पब्लिक सर्विसेज इन एन इम्पोर्टेंट एंड इम्पार्शियल एंड प्रोफेशनल मैनर। सिविल सेवक सरकारी नीतियों को लागू करते हैं और निष्पक्ष एवं पेशेवर ढंग से जनता को सेवाएं प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन था डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मानव संसाधन प्रबंध को परिभाषित करो। HRM बोलते हैं। HRM इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, मोटिवेटिंग एंड मैनेजिंग एम्प्लॉइज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। मानव संसाधन प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों की योजना, भर्ती, प्रशिक्षण, विकास, प्रेरणा और प्रबंधन आदि से संबंधित सारी क्रियाएं की जाती है ताकि जो हमारा संगठन है उसका जो उद्देश्य है उनको हम कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से क्या कर सके, प्राप्त कर सके। उसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन था मेंशन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस। सुशासन की कोई विशेषता, कोई दो विशेषता बताओ। यानी कि सरकार अच्छी कब होगी? सरकार अच्छी तब होगी जब वह अपने काम में ट्रांसपेरेंट होगी और वह अपने काम की जिम्मेदारी समझेगी। टू इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस आर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। यानी सुशासन की अगर प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो सुशासन पारदर्शी होता है और जवाबदेहिता होती है। दीज प्रिंसिपल्स इंक्रीज पब्लिक ट्रस्ट एंड एंश्योर एफिशिएंट, रेस्पॉन्सिबल एंड सिटीजन फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन। ये सिद्धांत जनता का विश्वास बढ़ाते हैं तथा प्रशासन को प्रभावी, उत्तरदायी एवं जनहितकारी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज ई गवर्नेंस, गिव एन एग्जांपल। ई गवर्नेंस क्या है उसका उदाहरण दो। जब सरकार की जो सेवाएं हैं वो हमें इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त होती है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्राप्त होती है, तो उसे ई गवर्नेंस कहते हैं। ई गवर्नेंस इज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू डिलीवर गवर्नमेंट सर्विसेज इफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंटली एंड क्विकली। ई गवर्नेंस का अर्थ है कि सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार सेवाओं को प्रभावी, पारदर्शी और शीघ्र उपलब्ध कराना है। डिजी लॉकर इज ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस। यानी कि जो डिजी लॉकर है आप उसमें सारे आपके डॉक्यूमेंट पेज वगैरह हो जाते हैं, तो डिजी लॉकर एक ई गवर्नेंस का ही क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स इन सिविल सर्विसेज। सिविल सेवाओं में नैतिकता से आपका क्या अभिप्राय है? एथिक्स इन सिविल सर्विसेज मीन्स फॉलोइंग मोरल वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, impartiality, accountability and dedication while performing public ड्यूटीज। यानी सिविल सेवाओं में नैतिकता का मतलब है जब आप सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हो तो उस समय आप ईमानदार रहे, सत्यनिष्ठ रहे, निष्पक्ष रहे, जवाबदेहिता के साथ कार्य करें और कर्तव्य निष्ठ जैसे नैतिक मूल्यों का पालन करें, तो उन्हें हम बोलते हैं एथिक्स। यानी कि कहने का मतलब आप सरकारी एम्प्लॉय बन गए हो तो अब ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप ईमानदार भी रहो, सत्यनिष्ठ रहो, जवाबदेही रहो, कर्तव्यनिष्ठ होकर आप अपने कार्य का निर्वहन करें, तो ये एथिक्स कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, कल को मान लो मैं कॉलेज लेक्चरर बन जाता हूँ, तो मैं ये सोचूं कि अब तो सरकारी नौकरी लगी, पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, जाने दो सबको। तो इसका मतलब मैं मेरी ड्यूटी को एथिकली नहीं कर रहा। एथिक्स क्या कहते हैं कि मुझे ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, अकाउंटेबल और डेडिकेशन के साथ मुझे मेरा काम करना चाहिए, ये होता है एथिक्स। अगला है स्टेट टू फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली की दो विशेषताएं बताइए। एन इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम प्रोवाइड्स क्विक resolution of complaints and ensures transparency and fairness in the complaint handling process। यानी कि एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली शिकायतों का त्वरित समाधान प्रदान करती है और शिकायत निवारण प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। यानी कि शिकायत जो हम, क्योंकि जनता, आम जनता शिकायत करती है, तो उस शिकायत को किस तरीके से हैंडल करना है, उससे अगर वह बहुत बेटर तरीके से शिकायतें होती है और टाइमली उनको क्लियर आउट किया जाता है, तो एक प्रभावी रिड्रेसल सिस्टम है ग्रीवेंस को सोल्व करने का। नेक्स्ट है मेंशन टू की प्रिंसिपल ऑफ सिविल सर्विसेज एथिक्स। सिविल सर्विस एथिक्स यानी कि सिविल सेवा नैतिकता के दो प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। इंटीग्रिटी एंड इम्पार्शियलिटी आर टू की प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल सर्विस एथिक्स। सत्यनिष्ठ और कर्तव्य निष्पक्षता सिविल सेवा नैतिकता के दो प्रमुख सिद्धांत हैं। दीज प्रिंसिपल्स स्ट्रेंथन पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड प्रमोट एथिकल एंड रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस। ये सिद्धांत जनता का विश्वास मजबूत करते हैं और साथ ही में नैतिक व उत्तरदायी शासन को भी बढ़ावा देते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन था ए सेक्शन का, स्टेट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कार्मिक प्रशासन और मानव संसाधन प्रबंधन के बीच कोई दो अंतर बताए। पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन मेनली फोकसेस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस and rules, whereas human resource management emphasizes employee development, motivation, and organizational performance.
जो कार्मिक प्रशासन है उसका मुख्यतः जो फोकस रहता है वो प्रशासनिक कार्यों और नियमों पे केंद्रित होता है, जबकि जो मानव संसाधन प्रबंधन है वो कर्मचारियों के विकास, प्रेरणा और संगठनात्मक प्रदर्शन पर भी बल देता है या उस पर ज़्यादा जोर देता है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, हालांकि दोनों ही कर्मचारियों से संबंधित है, लेकिन पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन नियमों और प्रशासनिक कार्यों में, यानी कि उनकी भर्ती कैसे करना है, उनको कैसे आगे प्रमोट करना है, सिलेक्शन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें पर्सोनल देखता है। वहीं उन कर्मचारियों का डेवलपमेंट होना, उन कर्मचारियों को मोटिवेट करना, उन कर्मचारियों को परफॉर्मेंस में सुधार करना, ये सारे काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब रही बात इन पेपरों की वन शॉट क्लास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप कमेंट करके पूछ रहे हो कि सर इसकी क्लासेस कब आएगी, तो मैं आपको बता दूं ऑलरेडी वन शॉट क्लास अपलोड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेगमेंट अपलोड है, और अभी 2026 के क्वेश्चन की क्लास हम देख ही रहे हैं। जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो तो इन इमेज पे क्लिक भी करते हो तो आप सीधे क्लास में भी जा सकते हो। और इसके अलावा मैंने आपको सर्च करने का बहुत अच्छा तरीका बता रखा है कि जब आप यूट्यूब पे कोई पेपर सर्च करते हो, तो जैसे आपने पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन सर्च करना है तो ये लिखा उसके आगे लिख दो भाई करियर रेडोनेस्ट, यूट्यूब खुद आपको करियर रेडोनेस्ट पे ये वो क्लास होगी तो खुद आपको सर्च करके दे देगा। देखो हमने 9 महीने पहले ही यानी पिछले सेमेस्टर में ये वन शॉट अपलोड की थी, अब नई अपलोड करने की नीड ही नहीं है क्योंकि सिलेबस आपका वही है। और हमने एक पेपर रिव्यू, यानी एक पेपर तो वो जो अब हम रिव्यू कर रहे हैं, एक पेपर जो नॉन बीए वालों का हुआ था वो हमने रिव्यू करके डाल रखा है, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो जब भी आप क्लास सर्च करो तो आगे करियर रेडीनेस लिख दो, अपने आप ही क्लास आपके सामने आ जाएगी। अब हम बात करते हैं 2026 के लिए बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यूनिट वाइज। पहला ये है डिफाइन पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे आप छूट ही नहीं सकता कि कार्मिक प्रशासन क्या है, परिभाषित करो। Personnel administration is the branch of public administration that deals with the recruitment, training, promotion, welfare, and management of government employees for efficient public services. कार्मिक प्रशासन लोक प्रशासन की वह शाखा है जो सरकारी कर्मचारियों की भर्ती, उनका प्रशिक्षण, पदोन्नति, कल्याण और प्रबंधन से संबंधित होती है, ताकि जो प्रभावी जो लोक सेवा है उनका प्रभावशाली या उनको प्रभावी ढंग से उनको सुनिश्चित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है मेंशन एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम, यानी मानव संसाधन प्रबंधन के कोई दो उद्देश्य बताओ। तो टू डेवलप एम्प्लॉइज स्किल एंड नॉलेज, यानी कर्मचारियों के ज्ञान व कौशल का विकास करना, एंड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स थ्रू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यानी मानव संसाधनों का प्रभावी उपयोग करके संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करना। देखो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें मेन भी होता है, मनी होता है, मटेरियल होता है, मशीन होता है, और एक एम और हो गया, उसके मतलब क्या स्टैंड होता है, मेन, मनी, मटेरियल, मशीन, एक्स वाई जेड एक और होता है। तो इन सब में जो एक्टिव फैक्टर है वो कौन है, मेन ही तो है। यानी मनी अपने आप काम नहीं करेगी, मशीन अपने आप नहीं करेगा, मटेरियल अपने आप नहीं करेगा। तो जो मेन है यानी कि जो ह्यूमन है वो होता तो संसाधन ही है, रिसोर्स ही होता है, लेकिन फिर भी एथिकली अगर देखा जाए तो क्या वह मशीन की तरह दिन रात काम कर सकता है, नहीं कर सकता। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रेस्ट देना पड़ेगा, उसका प्रॉपर हमें यूटिलाइजेशन करना होगा। ऐसा नहीं कि हमने उसको एक्सप्लॉइट कर लिया, शोषण कर लिया, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, साथ ही में उसे स्किल्ड भी बनाना है, उसके नॉलेज को इनहेंस करना है, उसको ट्रेनिंग देनी है। ये सारे काम करते हैं कौन, एचआरएम करता है। और इन सब के पीछे उद्देश्य यही होता है कि जो हमारे टारगेट है, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उनको क्या कर सके, प्राप्त कर सके। अगला क्वेश्चन है स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन, कार्मिक प्रशासन की कोई दो विशेषता बताओ। इट इज रूल ओरिएंटेड, यह नियमों व प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। इट एंश्योर्स एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यह सरकारी कर्मचारियों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। पहली बात ये रूल रूल पे बात करता है, रूल ओरिएंटेड होता है। और दूसरी चीज जो सरकार के कर्मचारी होते हैं उनका कुशलतापूर्वक मैनेजमेंट करने से संबंधित होता है। अगला है वाई इज एचआरएम इम्पोर्टेंट, मानव संसाधन प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट improves employee efficiency, develop skills, increases motivation and helps organizations achieve their objective effectively। मानव संसाधन प्रबंधन कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाता है, उनके कौशल का विकास करता है, प्रेरणा प्रदान करता है और संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है, इसलिए एचआरएम जरूरी है। अगला क्वेश्चन है मेंशन एनी टू फंक्शंस ऑफ पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन, कार्मिक प्रशासन के कोई दो कार्य बताओ। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी भर्ती और चयन करना,
प्रशिक्षण देना और कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, यानी कि पहले भर्ती कैसे होते हैं, नोटिफिकेशन आता है, विज्ञप्ति आता है, एप्लीकेशन इनवाइट करवाए जाते हैं, एग्जाम वगैरह ली जाती है, इंटरव्यू वगैरह होता है, फिर उसके बाद लिस्ट आती है, उनमें से सेलेक्ट करना होता है, सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट के बाद अब उन्हें ट्रेनिंग देना है, फिर वो जो काम करेंगे उसका अप्रेजल करना है। तो ये सारे काम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। अब हम देखते हैं यूनिट सेकंड से बनने वाले क्वेश्चन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिविल सर्विसेज? सिविल सेवाओं का महत्व क्या है? सिविल सर्विसेज इम्प्लीमेंट government policies, maintain law and order, and ensure efficient delivery of public services to citizens. सिविल सेवाएं सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन करती है, कानून व व्यवस्था बनाए रखती है और नागरिकों को प्रभावी सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करवाती है। जैसे मैंने कहा, एक होता है शासन, शासन में होता है हमारा संसद, मान लो, ठीक है, नेता वगैरह सारे संसद से रिलेटेड हो गए। तो संसद क्या बनाती है? कानून बनाती है। तो कानून बना दिए, पॉलिसी वगैरह बना दी है, अब इनको क्या करना है? लागू करना है। तो लागू वाला काम कौन करता है? सिविल सर्विसेज ही करती है। तो उन चीज़ों को ढंग से लागू करने का काम, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम, पुलिस वगैरह हो गई, आईएएस आईपीएस, सारे सिविल सेवाओं में आते हैं एक तरीके से। तो ये सारी चीज़ों के लिए इनकी क्या है? इनका महत्व है। अगला है, मेंशन एनी टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। भारत में सिविल सेवाओं के कोई दो वर्ग बताओ। ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि AIS जिसको बोलते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, और सेंट्रल सिविल सर्विसेज, केंद्रीय सिविल सेवाएं। तो और भी होती है, जैसे हम ये कहें स्टेट लेवल पे भी होती है। अगला है, वाई इज ट्रेनिंग नेसेसरी फॉर सिविल सर्वेंट्स? सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण क्यों जरूरी है? ट्रेनिंग इम्प्रूव्स नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल्स, एफिशिएंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस, enabling सिविल सर्वेंट्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज इफेक्टिवली। प्रशिक्षण से ज्ञान बढ़ता है, व्यावसायिक कौशल आता है, कार्य कुशलता बढ़ती है, प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे जो सिविल सेवक है वो अपने दायित्व को सही ढंग से प्रभावी वे में निर्वहन कर पाते हैं। जैसे मान लो आप आईएएस बन गए, तो बिना ट्रेनिंग के आप वो सारे काम थोड़ा ना कर पाओगे जो करना होता है एक्चुअली। तो आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आपका कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए ताकि आप अपनी ड्यूटी सही ढंग से कर सको, आपको ट्रेनिंग की क्या रहती है? आवश्यकता रहती है। अगला है, व्हाट इज द रोल ऑफ यूपीएससी इन सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट? सिविल सेवा भर्ती में यूपीएससी की क्या भूमिका है? यूपीएससी का पूरा नाम क्या है? कमेंट करके आप बताना। यूपीएससी कंडक्ट्स फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशंस, सेलेक्ट्स क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एंड रिकमेंड्स देम फॉर अपॉइंटमेंट टू सेंट्रल एंड ऑल इंडिया सर्विसेज। यूपीएससी निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षाओं का आयोजन करता है, योग्य अभ्यर्थियों का चयन करता है और उन्हें केंद्रीय व अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्ति हेतु अनुशंसित करता है। इस प्रकार सिविल सेवा में यूपीएससी अपना भूमिका निभाता है। मेंशन एनी टू स्टेजेस ऑफ सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट, यानी सिविल सेवा भर्ती की दो अवस्था बताओ या दो चरण बताओ। तो पहले तो प्रीलिम एग्जाम होता है और फिर मेन एग्जामिनेशन होता है, और थर्ड चरण हम ये कह दें कि इंटरव्यू भी होता है, यानी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। अब आते हैं थर्ड यूनिट में। पहला ये है डिफाइन कोड ऑफ कंडक्ट, 4 मार्क लगो। आचार संहिता क्या है? परिभाषित करो। द कोड ऑफ कंडक्ट इज ए सेट ऑफ एथिकल रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट गाइड द बिहेवियर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। आचार संहिता नैतिक नियमों व मानकों का वह समूह है जो सरकारी कर्मचारियों के आचरण व दायित्वों का मार्गदर्शन करता है। वाई इज एथिक्स इंपॉर्टेंट इन सिविल सर्विसेज? सिविल सेवाओं में नैतिकता क्यों जरूरी है? Ethics promotes honesty, integrity, impartiality, and accountability, helping civil servants serve their public fairly and responsibly. नैतिकता ईमानदारी, सत्यनिष्ठता, निष्पक्षता व जवाबदेहिता को बढ़ाता है, जिससे लोक सेवक निष्पक्ष एवं उत्तरदायी पूर्ण ढंग से जनसेवा कर पाते हैं, इसलिए एथिक्स जरूरी है। नेक्स्ट है, मेंशन एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। शिकायत निवारण तंत्र की कोई दो उद्देश्य बताओ, यानी कि ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम होना क्यों चाहिए? पहली बात, टाइमली रिसोल्यूशन ऑफ पब्लिक कंप्लेंट्स, इससे नागरिकों की जो शिकायतें हैं उनका समय पे समाधान होना सुनिश्चित होता है। एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, प्रशासन में पारदर्शिता व जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है, इसलिए इसका होना जरूरी है। अगला है, स्टेट एनी टू एथिकल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्वेंट्स। लोक सेवकों के कोई दो नैतिक मूल्य बताए, यानी उनको कौन सी नैतिकता फॉलो करनी चाहिए। अभी हमने कहा इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठता होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी यानी निष्पक्षता होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, ये उनके एथिकल वैल्यूज है। अगला है, मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट, यानी आचार संहिता की कोई दो विशेषताएं बताओ। इट प्रमोट्स डिसिप्लिन, ये अनुशासन को बढ़ावा देता है, और इट एंश्योर्स
एथिकल बिहेवियर इन पब्लिक सर्विसेज, यह लोक सेवा में नैतिक आचरण सुनिश्चित करता है। आचार संहिता का मतलब वही है कि सरकारी कर्मचारी किस तरीके से बिहेव करेगा व्हेन एवर ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम। तो ये डिसिप्लिन बनाता है और लोक सेवाओं में क्या बोलते हैं, नैतिकता को मजबूत करता है। अब बात करते हैं फोर्थ यूनिट की। पहला है डिफाइन गुड गवर्नेंस, सुशासन को परिभाषित करो। स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है। गुड गवर्नेंस इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, इफिशिएंसी एंड द रूल ऑफ लॉ। सुशासन ऐसी शासन व्यवस्था है जो पारदर्शिता, जवाबदेहिता, सहभागिता, दक्षता और विधि के शासन पर आधारित होती है। यानी कहने का मतलब जब कोई सरकार पारदर्शी होती है, जवाबदेही होती है अपने काम को लेके, सहभागी होती है, दक्ष होती है और रूल के अकॉर्डिंग काम करती है, तो हम ये कहेंगे कि ये शासन सुशासन है। सुशासन में सु का मतलब क्या होता है? अच्छा। सु एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अच्छा। अच्छा शासन, जिसे हम क्या बोलते हैं? सुशासन। अगला है मेंशन एनी टू प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। सुशासन के कोई दो सिद्धांत बताओ। तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुशासन के अच्छे सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है? ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। जब सरकार अपनी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्रोवाइड कराए तो हम उसे ई गवर्नेंस कहते हैं। द पर्पज ऑफ ई गवर्नेंस इज टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विसेज इफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंटली एंड क्विकली थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ई गवर्नेंस का उद्देश्य है कि सूचना प्रौद्योगिकी के यूज करते हुए सरकारी सेवाओं को प्रभावी, पारदर्शी और शीघ्र उपलब्ध करवाए। ये इसका क्या है? उद्देश्य है। जैसे आपकी स्कॉलरशिप है, आजकल ऑनलाइन हो गई स्कॉलरशिप। पहले स्कॉलरशिप ऑफलाइन होती थी, एक लंबे टाइम तक प्रोसेस चलती थी, फिर आपके इंस्टीट्यूशन में आपके पैसे आते थे, फिर आपको मिलते थे, तो एक लंबा टाइम लगता था। अब आज प्रोसेस होता है, ऑनलाइन होता है सर, आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो ये ई गवर्नेंस का ही क्या है? एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी टू टूल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। सुशासन के कोई दो उपकरण बताओ। तो सुशासन यानी कि सुशासन मतलब शासन अच्छा कब होगा? अच्छा होगा कि जब शासन क्या होगा? जवाबदेही होगा, पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। तो अगर आपको कोई सूचना चाहिए सरकार से, तो सरकार से आप सूचना क्या कर सकते हो? मांग सकते हो, क्योंकि आपको राइट टू इंफॉर्मेशन है। सूचना मांगने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है। तो ये गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल है या टूल है। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी आप सूचना मांग सकते हो। ई गवर्नेंस यानी सरकार आजकल सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मोड में, जितनी बहुत सारी सर्विस है जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में देती है, तो ये भी गुड गवर्नेंस का क्या है? एक टूल है। अब हम बात बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के, ए सेक्शन के। नेम एनी टू इनिशिएटिव टेकन बाई इंडिया फॉर गुड गवर्नेंस, यानी भारत द्वारा सुशासन के लिए शुरू की गई कोई दो पहल बताओ। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ये क्या है? भारत द्वारा गुड गवर्नेंस या सुशासन के लिए शुरू की गई कुछ प्रमुख पहलें हैं। यानी डिजिटल इंडिया का मतलब अब सारी चीज़ें, तकरीबन तकरीबन चीज़ें हमें डिजिटल मोड में मिल जाती हैं। तो आप वहाँ से हाइड नहीं होती, पारदर्शी है, आप जाओ जब ले सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे राजस्थान की बात करूँ तो सूचना पोर्टल ही है अपने पास, तो आप वहाँ पे बिना आपको आरटीआई लगाए बिना ही आपको उस पोर्टल पे मोटी मोटी सूचनाएं मिल जाती है। इसके अलावा एक सिटीजन चार्टर होता है, सिटीजन चार्टर, ये भी एक गुड गवर्नेंस का ही एक इनिशिएटिव है। सिटीजन चार्टर में ये होता है कि किसी जगह पे आप जाते हो तो वहाँ बाहर उनके नाम वगैरह मिल जाते हैं कि अंदर कौन है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका क्या डेजिग्नेशन है। एक तरीके से उसे सिटीजन चार्टर कहते हैं। तो ये भी गुड गवर्नेंस का क्या है? एक इनिशिएटिव है। तो ये थे क्वेश्चन 2026 के लिए। अब हम बात करते हैं बी सेक्शन के लिए। हालांकि बी सेक्शन में मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो आपको पेपर में मिले थे। यानी कि जैसे क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेजर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यह आपको पिछले पेपर में मिल जाएगा। ये रहा, एक्सप्लेन द मेजर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इस क्वेश्चन का कैसे आंसर करना है, क्या है, ये आप इस पीडीएफ से जान पाओगे। तो हमने इस पूरे पेपर को यहाँ पे सोल्व किया है। इवन आपका बी सेक्शन ऑल्सो हमने उसको भी सोल्व किया है। तो आप अगर छोटे क्वेश्चन सारे पढ़ लेते हो और इस पीडीएफ को अच्छे से आप पढ़ लेते हो, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ये क्वेश्चन छोड़ने हैं, पेपर में आ गए हैं। पेपर में आ गए हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिपीट नहीं होगा। पेपर पूरा का पूरा रिपीट ही हो रहा है, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, घूम फिर के क्वेश्चन आपके वही बनने हैं। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने का हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलता है वेबसाइट का। बाकी आप गूगल पे लिखते भी हो तो वेबसाइट पे आप जा सकते हो, स्टडी मटेरियल पे जाओ। स्टडी मटेरियल में सेमेस्टर सेकंड के फोल्डर में आपको ये माइनर पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से आपको ये फाइल मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो। और हाँ, दोस्तों के साथ भी आप जरूर पीडीएफ को ही नहीं, एज वेल एज क्लास को भी जरूर शेयर किया करें। और हाँ, क्लास को हाइप करना ना भूलें, क्योंकि आप जब हाइप करते हो तो और बच्चों तक भी क्लास यूट्यूब अपने आप इसको पहुंचाता है।
सो यहाँ तक क्लास में साथ बने रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद। और हाँ, इस पेपर के जो 2 सेगमेंट और हैं उसको देखना ना भूलिएगा, वो दोनों सेगमेंट आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वन शॉट क्लास आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो, और किस तरीके से आपको क्लास सर्च करनी है यूट्यूब पे ताकि क्लास आपके साथ आ जाए। तो यूट्यूब पे आप करियर रेडीनेस लिखकर ज़रूर क्लासेस सर्च किया करें पेपर के नाम के बाद, यूट्यूब खुद आपको सर्च करके वह क्लास दे देगा। सो कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विथ योर करियर रेडीनेस। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप अच्छे से पढ़े और अच्छे से एग्जाम दे। एग्जाम देकर इधर आके कमेंट करके भी बताए कि हमारी क्लास ने आपको कितना हेल्प आउट किया। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन अगेन। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू।